अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। स्टूडेंट्स, आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपना चैप्टर नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरह से कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके में जोड़ा गया और कैपेसिटर्स को जब पैरेलल तरीके से जोड़ा गया तो हमने मसावी कैपेसिटेंस भी देखी और उसके साथ हमने मिसाल 13.3 भी हल कर ली। आज हम देखेंगे कि किस तरह से कैपेसिटर्स को सीरीज़ तरीके में जोड़ा जाएगा। कैपेसिटर्स को सीरीज़ तरीके में जब जोड़ेंगे तो उससे आने वाली मसावी कैपेसिटेंस किस तरह की होगी और साथ ही साथ हम आज इसी से रिलेटेड आपकी किताब की मिसाल 13.4 है वो भी हल करेंगे। तो यह सब कुछ सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। तो स्टूडेंट्स, हम पैरेलल कम्बिनेशन को तो पढ़ आए इसी तरह से कि अगर कैपेसिटर्स को मैं किसी और तरीके से जोड़ना चाहूँ, अब इस तरह से जोड़ूँ कि हर कैपेसिटर एक के बाद दूसरा कैपेसिटर आ जाए और दूसरे के बाद तीसरा कैपेसिटर आ जाए और इसी तरह से ये कम्बिनेशन चलता रहे, इसी तरह से ये जोड़ आगे चलता रहे, तो इस तरह के कम्बिनेशन को, इस तरह के जोड़ को हम नाम देते हैं कैपेसिटर्स का सीरीज़ तरीका। कैपेसिटर्स को इस तरीके में सीरीज़ के साथ जोड़ा गया है। स्टूडेंट्स, किस तरह से चलें देख लेते हैं। हम जानते हैं कि कैपेसिटर्स को शो करवाने का तरीका क्या है, कैपेसिटर्स को किस सिंबल से जाहिर किया जाता है। आप जानते हैं कि कैपेसिटर्स को दो मुसावी प्लेटों के साथ जाहिर किया जाता है। अब मैं कह रहा हूं यके बाद दीगरे, यानी एक के बाद एक कैपेसिटर आएगा। स्टूडेंट्स, तो अगर इस तरह की बात है तो चलें, एक कैपेसिटर ये आ गया, इसके फौरन बाद दूसरा कैपेसिटर आ गया और इसके फौरन बाद तीसरा कैपेसिटर आ गया, कुछ इस तरह से। और तीनों जो कैपेसिटर्स हैं ये सारे के सारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कैपेसिटर्स को जोड़ने के लिए एक अदद बैटरी की भी ज़रूरत होती है। अब एक अदद बैटरी की अगर ज़रूरत है तो इसको हम लोग बैटरी के साथ कुछ इस तरह से जोड़ देंगे कि बैटरी की जो बड़ी साइड है वो जाहिर कर रही होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को और बैटरी की जो छोटी साइड है वो जाहिर कर रही होगी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को। अब इसी तरह से हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले हम एहतियाती तौर पे इस सर्किट में एक स्विच का इजाफा भी कर देते हैं। स्विच का इजाफा इस तरह से इसलिए किया जाता है ताकि सर्किट को शॉर्ट होने से बचाया जा सके, सर्किट को ख़राब होने से बचाया जा सके। ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में देखेंगे बड़ी डिटेल के साथ। स्टूडेंट्स, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो चलें हम इसकी कैटेगराइजेशन भी कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो बैटरी है इसका फ़र्ज़ करें पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। ये जो मैंने स्विच लगाया इसको S के ज़रिए डिनोट करेंगे। ये कैपेसिटर 1 है तो कैपेसिटर 1 को हमने C1 का नाम देना है, कैपेसिटर 2 को C2 का नाम दे दें और कैपेसिटर 3 को C3 का नाम दे दें। अगर आप ये बात भी समझ चुके तो आप ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि हर कैपेसिटर कोई ना कोई चार्ज स्टोर करेगा। स्टूडेंट्स, जो कैपेसिटर C1 चार्ज स्टोर करेगा मैं उसको नाम दूंगा Q1 का, जो दूसरा कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा मैं उसको नाम दूंगा Q2 का, और जो तीसरा कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा उसको मैं नाम दूंगा Q3 का। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है C1 को भी मिलेगा, C2 को भी मिलेगा और C3 को भी मिलेगा। तो इस तरह से अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं कहूँगा कि पहले कैपेसिटर को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे को मिलने वाला V2 और तीसरे को मिलने वाला स्टूडेंट्स V3। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो चले हम अब देखते हैं कि सीरीज़ की अगर तारीफ़ आपसे पूछ ली जाए कि सीरीज़ जोड़ की तारीफ़ क्या होगी, तो आप जानते हैं कि जिस तरह से हमने पैरेलल तरीके में की थी कि हर कैपेसिटर की बाईं प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दी जाती है और दाईं प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दी जाती है, इसी तरह से सीरीज़ को भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले कैपेसिटर की जो बाईं प्लेट है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बैटरी की जो दाईं प्लेट है ये तो बैटरी के टर्मिनल के साथ जुड़ी ही नहीं हुई। अब इसको हम किस तरह से डिफाइन करें? तो स्टूडेंट्स, हम इसको किसी और तरीके से डिफाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। हम कहेंगे कि ऐसा तरीका कि जिसमें एक कैपेसिटर की दाईं प्लेट अगले कैपेसिटर की बाईं प्लेट से जुड़ी हो। आप देख सकते हैं पहले कैपेसिटर की दाईं प्लेट अगले कैपेसिटर की बाईं प्लेट से जुड़ी हुई है और इसी तरह से अगले कैपेसिटर की दाईं प्लेट अगले कैपेसिटर के बाईं प्लेट्स के साथ जुड़ी हुई है। तो आप इसकी तारीफ करने के काबिल हो गए कि अगर सीरीज तरीका, अगर कैपेसिटर्स को इस तरह से जोड़ा जाए कि एक कैपेसिटर की जो दाईं प्लेट है
वो अगले कैपेसिटर की बाईं प्लेट के साथ जुड़ी हुई हो तो इस किस्म के जोड़ को, इस किस्म के कनेक्शन को हम सीरीज तरीका कहेंगे या सीरीज जोड़ कहेंगे। तो चलें इसको अल्फाज की जुबान भी दे देते हैं। मैं यहां लिखूंगा कि अगर एक कैपेसिटर की दाईं प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की बाईं प्लेट के साथ जोड़ दिया जाए तो इसे कैपेसिटर्स का सीरीज जोड़ कहते हैं। ये लें जी, हमने कैपेसिटर के सीरीज जोड़ की तारीफ कर ली। अब चलते हैं कि इस कैपेसिटर के सीरीज जोड़ के अंदर जो खुसूसियात होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहले देखते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज किस तरह से इस सारे कैपेसिटर्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। अब इसको ज़रा रिवाइज करें ज़रा वो कैपेसिटर वाला पहला आर्टिकल जिसमें हमने कैपेसिटर की समझ बूझ हासिल की थी। हमने कहा था कि कैपेसिटर्स की दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम होता है या तो ये हवा होगी या तो ये इंसुलेटर होगा, जिसे हमने मजमूई तौर पे डाई इलेक्ट्रिक कहा था। और हमने कहा था ये हवा या इंसुलेटर लेने का मकसद ये है कि चार्ज किसी एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र ना हो जाए। अब स्टूडेंट्स अगर इस तरह की बात है तो अगर मैं कहूँ कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो इस Q1, चूँकि पहले ये सारे कैपेसिटर्स की जो प्लेट हैं ये सारी की सारी न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये पहले कैपेसिटर की बाईं प्लेट से फर्ज करें जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसको अपनी तरफ खींचेगी। स्टूडेंट्स अब कहानी क्या होगी, अब जैसे ही ये जो स्विच है ये स्विच क्लोज होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ तो क्या होगा, ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये पहले कैपेसिटर की बाईं प्लेट से फर्ज करें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं, इनको अपनी जानिब खींचना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स अगर ये इनको अपनी जानिब खींचेगा, फर्ज करें कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और यहाँ से ये हिजरत करता हुआ इसे पूरा रास्ता मिल गया। ये रास्ता तय करते हुए ये कैपेसिटर नंबर 3 जिसे मैंने C3 का नाम दिया है वहां तक पहुंच गया और इसकी दाईं प्लेट पे जाके जुड़ गया। स्टूडेंट्स अगर ये इस तरह से जाके जुड़ गया तो यहाँ पे जो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज गुजर गया है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से जगह छोड़ के चला गया। अगर ये मजीद कहानी चलती जाए तो फर्ज करें इस पे आने वाले पॉजिटिव चार्जेस की तादाद 4 हो गई और इस पे आने वाले नेगेटिव चार्जेस की तादाद भी 4 हो गई। स्टूडेंट्स अब मजीद आगे क्या होगा, हम जानते हैं कि दोनों के दरमियान कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है कि चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकते, इनके दरमियान इंसुलेटर है। तो याद करें कंडक्शन का फिनोमिना तो नहीं होगा। अब और कौन सा फिनोमिना हो सकता है, और फिनोमिना हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है यहाँ पे और ये प्लेट अब भी न्यूट्रल है तो इस पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस की वजह से रिपेल होंगे, दफा होंगे और जैसे ही वो दफा की फोर्स महसूस करेंगे तो ये पहुंच जाएंगे Q2 की बाईं प्लेट की जानिब। और चूंकि बाईं प्लेट की जानिब पॉजिटिव चार्जेस सारे चले गए, यहाँ पे बच जाएंगे दोबारा से नेगेटिव चार्जेस। और स्टूडेंट्स मजीद दोबारा से ये फिनोमिना यहाँ पे होगा कि Q2 की जो दाईं प्लेट है ये अब भी न्यूट्रल है, तो इसमें मौजूद जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो Q2 की बाईं प्लेट पे मौजूद ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे उससे दफ़ा की फोर्स महसूस करेंगे। जैसे ही दफ़ा की फोर्स महसूस करेंगे तो ये उधर से दफ़ा होके ये Q3 की बाईं प्लेट पे आ जाएंगे और अगर पॉजिटिव चार्जेस निकल गए हैं तो पीछे बचेंगे स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्जेस। तो आप देख लें कि अब भी अगर मैं मुकम्मल तौर पे इसे देखूं तो मैं कहूंगा ये अब भी न्यूट्रल है, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज तरीके में जो चीज़ सेम रहेगी स्टूडेंट्स वो होगी
चार्ज, यानी कि कितने ज़्यादा चार्जेस हैं, ये सारे के सारे पूरे कैपेसिटर के सर्किट के अंदर सेम रहेंगे। तो हम यहाँ पे नंबर 1 प्रॉपर्टी की हेडिंग दे लेंगे और इसमें हम लिखेंगे कि हर कैपेसिटर के गिर्द चार्ज की मिकदार एक जैसी होगी। चलिए इसको लिख लेते हैं। एक जैसी होगी। स्टूडेंट्स, अगर ये बात है और अगर हम इसको मैथ्स की ज़ुबान में लिखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि जो Q1 है ये बराबर होगा Q2 के और ये बराबर होगा Q3 के, और ये सारे किसके बराबर होंगे? फर्ज कर लें एक कोई भी नेट चार्ज है वो Q है उसके बराबर होंगे। स्टूडेंट्स, अगर Q की बात आपने कर ली, दूसरी बात हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। हम देखेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से बिहेव करेगा। तो चलें उसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा नंबर 2 प्रॉपर्टी की। तो चलें देखते हैं। अब पैरेलल तरीके में हमने क्या देखा था कि हर कैपेसिटर की बाईं प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी होती थी और हर कैपेसिटर की दाईं प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती थी, यानी कि हर कैपेसिटर बैटरी का फुल पोटेंशियल हासिल कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे तो पहले कैपेसिटर की बाईं प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, दाईं प्लेट तो बैटरी के टर्मिनल से जुड़ी नहीं, और अगले कैपेसिटर की बाईं प्लेट भी बैटरी के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई और अगले कैपेसिटर की भी बाईं प्लेट बैटरी के डायरेक्ट टर्मिनल के साथ नहीं जुड़ी हुई। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये इस कैपेसिटर में, इस कैपेसिटर में और इस कैपेसिटर में तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के गिर्द मुख्तलिफ होगा। और स्टूडेंट्स, अगर इसको मैथ की ज़ुबान में लिखना चाहें तो हम कहेंगे जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ये बराबर होगा इस पहले कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस V1 के जमा V2 जमा V3 के। ये सारे का सारा पोटेंशियल इन 3 कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये बात भी आपको समझ में आ गई तो चलें मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की जानिब। स्टूडेंट्स, तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? आप जानते हैं कि Q का फार्मूला क्या होता है? Q होता है जी बराबर CV के, और अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो बन जाएगी Q बटा C। अगर आपने ये वैल्यू निकाल ली तो अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे दूँ तो इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दूँ, तो मैं कहूँगा कि मसावात 2 में मसावात 2 को मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से स्टूडेंट्स क्या होगा उससे? चलें, V किसके बराबर है? Q बटा C। तो जहाँ जहाँ भी V का लफ्ज़ अब आएगा मैं उसकी जगह लिखूंगा Q बटा C। स्टूडेंट्स, ये V है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जो चार्ज होगा ये भी टोटल चार्ज होगा और ये जो कैपेसिटेंस है ये भी टोटल कैपेसिटेंस होगी। अब स्टूडेंट्स, ये तीनों कैपेसिटर्स की जो टोटल कैपेसिटेंस है उसको हम नाम देंगे मुसावी कैपेसिटेंस का और इसको लिखेंगे C इक्विवेलेंट, यानी C के नीचे छोटा सा EQ डाल देंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होगा मुसावी कैपेसिटेंस जो इन तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के बराबर रोल प्ले कर रही होगी। स्टूडेंट्स, अगर ये बात है तो अब V1 की जगह हम लिखेंगे Q1 बटा C1 जमा V2 की जगह लिखेंगे Q2 बटा C2 और V3 की जगह लिखेंगे जी Q3 बटा C3। अगर ये बात भी आपको समझ आ गई तो इसको नाम दे दें मसावात नंबर 3 का और इसको मसावात नंबर A का नाम दे दें। अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप जानते हैं Q1 की वैल्यू क्या है? Q के बराबर। Q2 की वैल्यू क्या है? Q के बराबर। और Q3 की वैल्यू क्या है? Q के बराबर। तो हम कहेंगे कि मैं मसावात नंबर 3 में मसावात नंबर A दर्ज करने से
किसके बराबर हो जाएगी जी? ये हम लिख देंगे इसको Q/C इक्वलेंट, ये बराबर आ जाएगा जी Q1 की जगह Q, C1 वैसे का वैसे ही, Q2 की जगह भी Q और C2 वैसे का वैसे ही, और इसी तरह से Q3 की जगह भी Q और C3 वैसे का वैसे ही। स्टूडेंट्स देखें, अब तीनों रकमों में Q आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम Q को इस जगह से मुश्तरिक निकाल सकते हैं। अगर हम Q को मुश्तरिक निकाल दें तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि Q इस जगह से आ गया मुश्तरिक, अंदर चीज़ें बचेंगी 1/C1 जमा 1/C2 जमा 1/C3। स्टूडेंट्स अगर ये बात भी आपको समझ में आ गई और यहाँ पे Q इन सब के साथ ज़रब खा रहा है, जैसे ही मैं इसे मसावात की दूसरी जानिब लेके आऊँगा तो ये Q इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगी इक्वेशन कुछ इस तरह से कि इधर आके अब वो तकसीम, इधर ज़रब खा रहा था, इधर आके अब तकसीम हो गया, तो मेरे पास बचेगा 1/C1 जमा 1/C2 जमा 1/C3। स्टूडेंट्स ये Q इस Q से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/C इक्वलेंस बराबर है 1/C1 जमा 1/C2 जमा 1/C3। तो ये लें जी, हमारे पास C इक्वलेंस का यानी कि मसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया। किसके लिए? ये आया जी सीरीज कम्बिनेशन के लिए। और अगर मेरे पास 3 से ज़्यादा कैपेसिटर्स हों, यहाँ पे तो 3 की बात कर रहे हैं ना हम, अगर मेरे पास 3 से ज़्यादा कैपेसिटर्स हों तो उसके लिए मसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या लिखेंगे? जी हाँ, हम इसी तरह इसको ऐड करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे। तो अगर मेरे पास n कैपेसिटर्स हों स्टूडेंट्स, उसके लिए मैं ये रिलेशन लिखूंगा इस तरह से कि 1/C इक्वलेंस यानी कि मुसावी कैपेसिटेंस बराबर हो जाएगी 1/C1 जमा 1/C2 जमा 1/C3, और ये सिलसिला चलता जाएगा nth कैपेसिटर तक। तो इस तरह से हम n कैपेसिटर्स के लिए भी C इक्वलेंट यानी कि मुसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला लिख सकते हैं। अब एक आखिरी पॉइंट जो मैंने वहाँ पे भी बात की थी कि हमने देखा था कि पैरेलल कम्बिनेशन के लिए, पैरेलल जोड़ के लिए जो मुसावी कैपेसिटेंस आती थी वो इनफरादी कैपेसिटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस से ज़्यादा आती थी। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? चलें मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी में मैं कहूँगा कि अगर सीरीज तरीके में कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं तो मुसावी कैपेसिटेंस इनफरादी कैपेसिटर्स की, इनफरादी कैपेसिटर की कम से कम कैपेसिटेंस से कम होगी। ये मैंने लिख दीजिए आपके सामने स्टेटमेंट कि यहाँ पे जो मुसावी कैपेसिटेंस निकलेगी ये इनफरादी कैपेसिटर की जो कम से कम कैपेसिटेंस होगी उससे भी थोड़ी होगी। नहीं समझ आई? तो चलें अभी समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ करें मेरे पास इसकी कैपेसिटेंस है 2 फैरेड, इसकी कैपेसिटेंस है 1 फैरेड और इसकी कैपेसिटेंस है 3 फैरेड। अब यहाँ पे देखें इनफरादी कैपेसिटर्स हैं 2, 1 और 3 फैरेड वाले। यहाँ पे सबसे कम कैपेसिटेंस वाला जो कैपेसिटर है वो है जी 1 फैरेड वाला। तो जो मुसावी कैपेसिटेंस निकलेगी उसका जो जवाब आएगा वो 1 से भी कम आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि मुसावी कैपेसिटेंस इनफरादी कैपेसिटर्स की कम से कम कैपेसिटेंस से भी कम होगी। इस बात को भी हम साबित भी करेंगे अपनी मिसाल 13.4 में, क्योंकि जैसे ही हमने थ्योरी पढ़ ली तो हम पे लाजिम है कि हम इसकी एक मिसाल भी करें ताकि अपने सारे नॉलेज को हम अप्लाई कर सकें, किसी जगह पे इसका इतलाक़ कर सकें ताकि चीज़ों का समझना मज़ीद आसान हो जाए। ये तो स्टूडेंट्स मैंने मिसाल 13.4 में से जितनी भी अहम मालूमात थी उनमें से निकाल के मैंने बोर्ड के सामने आपके लिए रख दी। स्टेटमेंट में ये पूछा जा रहा है कि अगर 3 कैपेसिटर्स जिनमें से एक की कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड है, दूसरे की 4 माइक्रोफैरेड है और तीसरे की 5 माइक्रोफैरेड है, अगर इनको सीरीज़ तरीके में इस तरह से जोड़ा जाए कि जिस बैटरी के साथ जोड़ा गया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो, तो आपने मालूम करना है कि उस
सीरीज कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस या उस सीरीज में लगे कैपेसिटर्स की मुसावी कैपेसिटेंस क्या होगी। साथ ही साथ ये भी मालूम करना है कि हर कैपेसिटर्स के अक्रॉस, हर कैपेसिटर के गिर्द कितना चार्ज जमा होगा और साथ ही साथ कि हर कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये सारी चीज़ें दोबारा से जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में मिसाल 13.3 की थी कि नज़र आने में बहुत मुश्किल लग रही थी, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे जिससे चीज़ें मज़ीद आसान से आसान तर होती चली जाएंगी। चलें, हमने पहले सी इक्विवेलेंस यानी कि मुसावी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। हम उसका फार्मूला लगाते हैं, लेकिन अब की बार सीरीज़ के लिए लगाना है और सीरीज़ के लिए मुसावी कैपेसिटेंस हमने निकाली है 1/C इक्विवेलेंस बराबर होगा 1/C1 के जमा 1/C2 जमा 1/C3 के। स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन अब भी वैल्यूज़ पुट करने से पहले हम इन प्रीफिक्सेस को कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट्स के अंदर। तो चलें, हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। हम जानते हैं कि 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की ताकत -6 के। तो ये लें जी, मैंने सबको उसके एसआई यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब वैल्यूज़ दर्ज करनी है, तो चलें वैल्यूज़ दर्ज करेंगे। 1/C इक्विवेलेंस बराबर हो जाएगा 1/C1 की वैल्यू क्या है जी, 3 ज़रब 10 की ताकत -6 जमा अगले की क्या है जी 4 ज़रब 10 की ताकत -6 और तीसरे की है जी 5 ज़रब 10 की ताकत -6। इस तरह से वैल्यूज़ लिख दी। अगर हमने कैलकुलेशंस को मज़ीद आसान बनाना है तो 10 की ताकत -6 को पहले ही कॉमन ले लें और अंदर जो चीज़ बचेगी वो होगी 1/3 जमा 1/4 जमा 1/5। स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, अब आपने 10 की ताकत -6 वैसे ही रहनी देनी है। अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनका जो इजाफिकल यानी कि एलसीएम ले लें और एलसीएम आएगा जी 60 यानी कि 60। इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 20 जमा इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 15 और इसको सोल्व करेंगे और तो ये आ जाएगा 12। स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 47/60। ये हमने वैल्यू निकाल ली 1/C इक्विवेलेंस की। क्या मैंने वैल्यू निकालनी है 1/C इक्विवेलेंस की? हरगिज़ नहीं, मैंने तो निकालनी है C इक्विवेलेंस की। और अगर C इक्विवेलेंट मुझे निकालनी है और 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू यानी कि उसका रेसिप्रोकल मुझे हासिल हो गया है, तो उसको निकालने के लिए मुझे इस वैल्यू को पलट देना होगा। जैसे ही मैं वैल्यू को पलट दूंगा तो मेरे पास असल वैल्यू आ जाएगी जो कि मुझे मतलूब है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम ये स्टेप करेंगे तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.3 माइक्रोफैरड। माइक्रो क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हमारे पास 10 की ताकत -6 पड़ा हुआ है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसे प्रीफिक्सेस वाले यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, हमने पहली चीज़ निकाल ली। दूसरी चीज़ है हमारे पास पार्ट बी, मैं उसे हेडिंग दे दूंगा। उसके बाद मैंने फाइंड आउट करना है Q1। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सीरीज़ के अंदर हर कैपेसिटर के गिर्द चार्ज एक जैसा होगा। अगर हम एक चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे लिए दूसरे चार्ज और तीसरे चार्ज की वैल्यू भी वही होगी। तो चलें, मैं पहले जनरल वैल्यू निकाल लेता हूं Q की। उसके लिए मेरे पास फार्मूला है Q बराबर है CV के। स्टूडेंट्स, अब चूंकि मुझे टोटल चार्ज निकालना है, क्योंकि हर कैपेसिटर पे चार्ज टोटल चार्ज के बराबर होगा, और चूंकि मैं टोटल चार्ज निकाल रहा हूं इस वजह से मुझे यहाँ पे जो C यूज़ करना पड़ेगा वो C इक्विवेलेंट वाला यूज़ करना पड़ेगा, मुसावी कैपेसिटेंस वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो चलें वैल्यूज़ पुट करते हैं। C इक्विवेलेंट की वैल्यू है जी, अभी हमने निकाली 1.3 ज़रब 10 की ताकत -6 और V की वैल्यू है जी 6 वोल्ट। तो इससे जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स? वो होगी 7.8 ज़रब 10 की ताकत -6। और चूंकि चार्ज के यूनिट्स होते हैं कूलम, तो मैंने यहाँ पे एक कूलम भी लगा दिया। अब इसको अगर हम प्रीफिक्सेस में लिखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि चार्ज की वैल्यू है 7.8 माइक्रो कूलम्स। तो इस तरह से मैंने चार्ज की वैल्यू भी निकाल दी। अब चूंकि स्टूडेंट्स, हमने पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या पढ़ी थी सीरीज कम्बिनेशन की, कि टोटल चार्ज ये बराबर होगा Q1 के और ये बराबर होगा Q2 के और ये बराबर होगा Q3 के। तो इससे हम लोग जो वैल्यूज़ निकालेंगे, Q1 की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट्स 7.8 माइक्रोकूलम, Q2 की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी 7.8 माइक्रोकूलम, और इसी तरह से Q3 की जो वैल्यू होगी वो भी होगी 7.8 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से हमने Q1 भी निकाल लिया, Q2 भी निकाल लिया
और Q3 भी निकाल लिया। अब सिर्फ एक पार्ट रह गया कि हमने हर कैपेसिटर के अक्रॉस, हर कैपेसिटर के गिर्द देखना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चलें हम लोग पहले यहाँ पे हेडिंग दे देंगे पार्ट सी की, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ पे पार्ट बी ख़त्म हो गया और पार्ट सी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो चलें स्टूडेंट्स, फार्मूला हमारे पास है Q बराबर है CV के। मुझे चाहिए V, तो मैं V की वैल्यू निकाल लूँगा Q बटा C। अब Q चूँकि हर एक के लिए एक जैसा है तो V1 के लिए भी Q होगा और C एक कैपेसिटर के अक्रॉस, तो मुझे C1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, Q की वैल्यू क्या निकाली है? 7.8 ज़रब 10 की ताकत -6। C1 की वैल्यू क्या है? 3 ज़रब 10 की ताकत -6। जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा तो 10 की ताकत -6, 10 की ताकत -6 से कैंसिल हो जाएगा और V1 की वैल्यू आएगी 7.8 बटा 3। इसे कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 2.6 वोल्ट्स। तो इस तरह से हम V1 की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए। अब हमें निकालनी है V2 और V3 की वैल्यूज़, वो भी इसी तरह से निकालेंगे। V2 बराबर होगा जी Q बटा C2 के। Q बराबर है जी 7.8 ज़रब 10 की ताकत -6 के। C2 की वैल्यू वो लिखी हुई है, क्या है? 4 ज़रब 10 की ताकत -6। 10 की ताकत -6, 10 की ताकत -6 से कैंसिल हो गया। V2 हमारे पास बचा 7.8 बटा 4। तो V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास जी 1.95 वोल्ट्स। ये लें जी, हमारे पास V2 की वैल्यू भी आ गई। एक चीज़ रह गई है अब कि हमने V3 निकालना है। तो जिस तरह से V1 और V2 निकाला है इसी तरह से V3 भी निकाल लेंगे। Q की वैल्यू दोबारा से 7.8 ज़रब 10 की ताकत -6 बटा C3 की वैल्यू है जी 5 ज़रब 10 की ताकत -6 फैरेड। 10 की ताकत -6 दोबारा से 10 की ताकत -6 से कैंसिल हो गया। V3 बचेगा जी 7.8 बटा 5। और जैसे ही इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा 1.56 वोल्ट्स का। स्टूडेंट्स, ये हमने सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल ली कि हमने देखा कि C इक्वलेंस बराबर था, यानी कि मुसावी कैपेसिटेंस बराबर आई 1.3 माइक्रोफैरड के। पहले कैपेसिटर के अक्रॉस भी चार्ज 7.8 माइक्रोकूलम, दूसरे में भी यही और तीसरे में भी यही। और अब पहले कैपेसिटर के गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 2.6 वोल्ट, दूसरे के गिर्द 1.95 वोल्ट और तीसरे के गिर्द 1.56 वोल्ट। स्टूडेंट्स, एक चीज़ अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो कि मैंने खसूसियात के लास्ट पॉइंट में बताया था कि सीरीज़ कैपेसिटर्स के अंदर कि सीरीज़ तरीके में अगर कैपेसिटर्स जोड़े जाएं तो उनकी मुसावी कैपेसिटेंस हर इनफरादी कैपेसिटर्स की जो कम से कम कैपेसिटेंस होगी उससे भी कम होगी। चलें देखते हैं इसका क्या मतलब है। मेरे पास 3 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड वाला। इनमें से सबसे कम कैपेसिटेंस किसकी है? ये 3 माइक्रोफैरड वाले की है। अब देखें मुसावी कैपेसिटेंस क्या निकली। मुसावी कैपेसिटेंस निकली 1.3 माइक्रोफैरड। तो देखें मुसावी कैपेसिटेंस इस इनफरादी कैपेसिटर्स की जो सबसे कम कैपेसिटेंस थी उससे भी कम निकली। तो मैंने आपको अब प्रूव भी कर दिया। तो उम्मीद है ये बातें आप याद रखेंगे और अगर MCQs में अगर आपको ये बात पूछ ली जाए तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको गलत नहीं करेंगे। इस न्यूमेरिकल को आपने हल करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतरी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक और यहाँ पे अहम टिप ये दूंगा कि स्टूडेंट्स 1/C इक्वलेंस तक निकाल के आंसर छोड़ देते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन आपको चाहिए C इक्वलेंट। तो आपने यहाँ पे रेसिप्रोकल लेना नहीं भूलना। अगर भूल जाएंगे तो डेफिनेटली आप ये वैल्यू गलत करेंगे। अगर ये वैल्यू गलत होगी तो चार्ज भी गलत होगा, और अगर चार्ज की वैल्यू गलत आएगी और अगर चार्ज की वैल्यू गलत आ गई तो आप वोल्टेज की वैल्यू भी गलत निकालेंगे, जिसका मतलब ये है कि सारे का सारा न्यूमेरिकल आपका इस पे बेस करता है। ये ठीक होगा तो न्यूमेरिकल ठीक, ये गलत होगा तो न्यूमेरिकल गलत होगा। तो इसको सोल्व करते हुए आपने बहुत एहतियात से काम लेना है। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये भी सीख चुके कि सीरीज़ तरीके में अगर जोड़ा जाए कैपेसिटर्स को तो उसकी जो मुसावी कैपेसिटेंस है वो हर इनफरादी कैपेसिटर की कम से कम कैपेसिटेंस से भी
कम होगी। साथ ही साथ आप अपने सारे नॉलेज को अप्लाई करके मिसाल 13.4 का हल भी सीख चुके। इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठाएं, अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं कि जब इम्तिहानात करीब आते चले जाएं तो आपकी तैयारी भरपूर हो। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम देखेंगे ये कैपेसिटर्स इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, इन कैपेसिटर्स की अक़साम क्या हैं। तो अगले लेक्चर के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।